तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 यूनिट, एक यूनिट आगे कंप्लीट कर लिया था, एक यूनिट हमने अभी कंप्लीट किया है। वो फर्स्ट किया था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। जो सेकंड यूनिट हमने कंप्लीट किया है वो एनालिटिकल यानी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली बुक है उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला यूनिट हमने क्लियर किया था। ठीक है, अभी के लिए हमें ऑर्गेनिक पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम पढ़ेंगे जो आपको सबको अच्छे से नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल नहीं आती ऐसा बोलो तो भी चलेगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सबका क्या होगा, वीक ही होगा। और जो मेन है यानी कोई भी रिएक्शन कोई भी चीज़ ले लो केमिस्ट्री में, मेन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही उसका क्या रहेगा, बेस रहेगा। ठीक है, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 यूनिट में से सेकंड यूनिट जो है आपका इनऑर्गेनिक, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। उसमें फर्स्ट पार्ट में ए में आपको रिएजेंट पढ़ना है और बी पार्ट में आपको जो रिएक्शन और रीअरेंजमेंट है वो दोनों साथ में पढ़नी है। अभी रिएजेंट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो कौन से रिएजेंट है, इनऑर्गेनिक रिएजेंट फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जो भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसके लिए, ठीक है, जो भी रिएजेंट किस तरह से उस पर वर्क करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, उसमें डिफरेंट क्या हो गए, रिएजेंट हो गए। जिस तरह से फर्स्ट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो वो क्या है, वो आपका फर्स्ट रिएजेंट है कि वो रिएजेंट रिएक्शन में अपना हिस्सा किस तरह से देता है, या तो वो रिएक्शन में किस तरह से भाग लेता है, वो आपको पूरा स्टडी करना है। उसके बाद एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, सेकंड जो है वो पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट रहेंगे। उसमें लेड टेट्रा एसीटेट है, तो वो रिएक्शन किस तरह से रिएक्शन में वर्क करता है, यानी कोई किसी का काम रिडक्शन करना है, किसी का काम ऑक्सीडेशन करना है, कोई कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करे जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से सारे की यूनिक प्रॉपर्टी है और आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि किस, जैसे कि फर्स्ट आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो उसका काम क्या है, वो जनरली आल्डिहाइड कीटोन जो भी सब है उसका क्या करता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट करने की ट्राई करता है। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट जो हमारा है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो इसमें क्या है, देखो व्हाइट कलर का कंपाउंड होगा। ठीक है, ये इसका यूडी स्ट्रक्चर है, बीच में एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम फिर आइसोप्रोपोक्साइड, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन 3 है, यानी प्रोपेन आएगा, ऑक्सीजन साथ में यानी ऑक्सी ग्रुप आएगा, और सेकेंडरी कार्बन, यहाँ 3 वैलेंसी कार्बन की दिख रही है, एक वैलेंसी कार्बन की नहीं दिख रही है। यहाँ देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है उसकी 3 वैलेंसी दिख रही है, एक नहीं दिख रही, उसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन होगा। और अगर एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कौन सा रहेगा, ये कार्बन सेकेंडरी रहेगा। ठीक है, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन अगर सेकेंडरी है तो उसे आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, नॉर्मल, आइसो एंड नियो, ये 3 टर्म है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपके जो केमिस्ट्री में पापा पगली होते हैं तब ये आपको पढ़ना होता है। इस तरह से होता है जनरली। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से आता है ना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 नंबर है ना, तो इसको बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। अगर मैं इस तरह से लिख दूं CH3 CH CH3 CH2 CH3, अभी देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन सेकेंडरी है, तो फिर इसको बोलेंगे हम आइसो, और 5 कार्बन आइसो पेंटेन। क्लियर, थर्ड नंबर आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो CH3 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 CH3। ठीक है, अगर इस तरह से है तो
फिर इसको क्या बोलोगे आप? अगर सेकंड लास्ट कार्बन टर्सरी है तो फिर इसको क्या बोलोगे आप? नियो। क्या बोलोगे? ठीक है, नियो। इसको क्या बोलते हैं? नियो। देखो अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C5 पर एच कितने रहेंगे देख लो। इस तरह से होगा ना, CN, यहाँ क्या होगा 2N प्लस 2। नॉर्मल अल्केन की यही रहती है ना, ठीक है। N यहाँ रख दो, यानी 5 into 2 10 प्लस 2 यानी 12 आ गए, हो गए। तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम पर स्ट्रक्चर अगर डिफरेंस हो तो इन सबको एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। यानी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। लेकिन आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, नॉर्मल चेन किसे कहते हैं? ये स्ट्रेट चेन, इस वजह से नॉर्मल पेंटेन। यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन सेकेंडरी है, इस वजह से आइसोपेंटेन। ठीक है, यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन जो है वो टर्सरी है, उस वजह से नियो आएगा, नियो पेंटेन। अगर आगे भी कुछ चेन है तो फिर नियो, और अभी सोच लो एक और है तो नियो हेक्सेन आएगा। यहाँ एक Cl3 और बढ़ेगा तो ये आइसो हेक्सेन आएगा, और यहाँ एक Cl3 बढ़ेगा तो नॉर्मल हेक्सेन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रॉपर्ली कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, उसका इस तरह से डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी से उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलते हैं। वो सब सेमेस्टर 1 में पढ़ना था आपको, पढ़ गए थे। यहाँ देखो सेकंड लास्ट कार्बन आइसो ग्रुप लग रहा है, ठीक है, तो इस वजह से बोला है। देखो ये एल्यूमिनियम और उसके बाद आइसो क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन के साथ ऑक्सीजन, तो फिर उसको क्या बोलोगे? आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, CH3 ग्रुप 2 टाइम, तो ये है CH3 ग्रुप 2 टाइम। ठीक है, उसके बाद CHO, यानी ये है C, ठीक है, यहाँ एक H होगा और एक ये O आ गया। और ऐसे ग्रुप कितने हैं? ऐसे ग्रुप कितने हैं? ऐसे ग्रुप 3 ग्रुप है ना, ठीक है, तो इस वजह से 3 लिखा। और यहाँ एल्यूमिनियम, तो फिर यहाँ क्या लिख दिया? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है? पूरा देखना है कि किस तरह से पूरा प्रॉपर्ली है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। ठीक है, कहाँ बोलते थे? ये बात कर रहे थे ना, तो ऐसे 3 ग्रुप है। ठीक है, ये 3 ग्रुप है, और इसी तरह से क्या होगा ये? और इसका कलर क्या है? व्हाइट कलर है। देखो यहाँ पे 2 सिंबल। ऐसा मत सोचना कि ये इसमें वो किसी चावल का या वो उसका सब कुछ पाउडर है, ऐसा नहीं है। ये उसी का ही इमेज है। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसी तरह से दिखता है। ये उसका 3D स्ट्रक्चर है। किसका? ये आइसो ग्रुप है ना, वो एक दिखाया गया है ऑक्सीजन के साथ लिंक। किस तरह से? ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये ऊपर वाला सोचो। ठीक है, ये कार्बन और ये 2 CH3, तो देखो ये कार्बन, ये 2 CH3, और ये व्हाइट तीनों है वो क्या है? हाइड्रोजन है। यानी ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 6 हाइड्रोजन, तो ये 3 ये और 3 ये 6 हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन जो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये कार्बन और उसके पास एक हाइड्रोजन। फिर वो ऑक्सीजन के पास आया तो ये ऑक्सीजन, और यहाँ जो अटैच होगा वो क्या होगा? वो एल्यूमिनियम के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एल्यूमिनियम होगा और ऐसे 3 ग्रुप एल्यूमिनियम को अटैच हो गए, उसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, ये प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए कि 3D स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इस तरह के टर्म, जिस तरह के मैंने बोली नियो, आइसो, ठीक है, इस तरह की टर्म जो है वो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है,
तो ही आप ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। अगर आपको कार्बन की वैलेंसी पता नहीं है, ठीक है, आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी है वो पता नहीं है, तो फिर आप केमिस्ट्री में आगे क्या पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कार्बन की वैलेंसी, तो इससे पहले ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि जितने भी एटम है, ठीक है, जो भी एटम है उसकी वैलेंसी क्या होती है। अभी कार्बन की आप एग्जाम में दिखा रहे हो कि 5 वैलेंसी दी गई है, 6 वैलेंसी है, ऐसा नहीं होता। तो फिर कोई बात ही नहीं करनी अभी उसके बारे में। चलो ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी रहती है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी रहती है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी रहती है, ठीक है। वैलेंसी यानी पता है ना आपको, जिसने वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, यानी उसके बॉन्ड कितने बना सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। गुजराती में कहे तो संयोजकता, क्या बोलेंगे उसको, संयोजकता, कितने वो, ठीक है। उसी तरह से एक हाइब्रिडाइजेशन आता है। हाइब्रिडाइजेशन मींस इन बिटवीन जो बॉन्ड, वो जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन सी बॉन्ड बनाने में, यानी CH4 है, ठीक है, तो इस बॉन्ड बनाने में इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 होता है, ठीक है। तो ये sp3 क्यों होता है, तो वही वो पढ़ने के लिए आपने पढ़ा होगा ना कि कार्बन जो है, ठीक है, उसका क्या है, नंबर 6 है, ठीक है। तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p2, तो उसके आप s कक्षा किस तरह से होंगे, ये भी इस तरह से होंगे। 3 में कितने आएंगे, वो 3 आएंगे, ठीक है। ये 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s2 में भी 2 और p में 2, ये px py एंड pz, ठीक है। ये हो गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, वो आउट बाउट और सबका रूल्स है ना, रूल्स क्या कहते हैं कि हर एक ऑर्बिटल ये ट्राई करती है कि वो ज्यादातर स्टेबल कब होती है, जब वो हाफ फिल होती है या तो फुल फिल होती है। फुल फिल यानी सब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो स्टेबल रहेगी। या तो वो क्या करेगी कि ऐसा एक खाली और एक में, तो ऐसा नहीं करेगी, वो क्या करेगी, पहले हाफ ट्राई करेगी कि हाफ कंप्लीट हो और उसके बाद वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढे। अभी इसकी और एक स्टेबिलिटी मिलती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाए तो हाफ फिल एक हुई और सबकी एनर्जी इक्वल होने की वजह से वो अच्छे से किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, उसकी किस तरह से हो जाएगी 2s2 सॉरी 1s2 2s1 एंड 2p3, तो क्या आएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक 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 और एक जंप मार के यहाँ चला गया। अब हाइड्रोजन आएगा, कौन आएगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे, ये इसके साथ क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे। अभी देखो S कितनी बॉन्ड किसके साथ बना, एक S के साथ, और P कितनी यूज हुई, 3 हुई ना, sp3, यानी ये CH4 है ना, ये CH4 ही है, तो CH4 में S और 3P, इस वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, sp3, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई है बॉन्ड बनाने में, उस हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये तो रही बात वैलेंसी की, ठीक है। वैलेंसी के अलावा और जो आपको पता होना चाहिए वो तो क्या है, तो एरो नोटेशन है, ठीक है। एरो, जो एरो रूल्स है वो आपको ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स देखो कोई एग्जाम्पल है ये, अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की उसकी क्षमता एक ही ज्यादा है बी से, फिर क्या होगा, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन कोई दी गई तो फिर क्या होगा, ये ए ये बी, ठीक है, इसकी क्या है, हाइड्रोजन की ज्यादा। जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, क्या करोगे, बॉन्ड हीट देके ब्रेक करोगे,
ठीक है, क्या बनेगा A प्लस B, ठीक है। अभी एरो नोटेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग समझ लेते हैं। ये बॉन्ड ब्रेकिंग वाली चीजें होगी, क्या चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है वो पढ़ लेते हैं। देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, किसके पास, ए के पास जाएंगे ना, यानी ये कहाँ आएंगे, इसके पास। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, जो ज्यादा शक्तिशाली है। यानी अगर आप रस्सी लेके सामने सामने दो ग्रुप खींच रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास, अगर रस्सी किसके पास जाएगी, जो ज्यादा शक्तिशाली है उसके पास जाएंगे ना, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ए के पास जाएंगे ना। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज देंगे ना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये मैं पता नहीं कितना हजार आपको 150 बार बोल चुका हूँ, ठीक है, कि इस तरह से ही होता है। जिसके बॉन्ड जिसके पास आते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके पास पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनायन, और इसको बोलते हैं केटायन, ठीक है। इसको एनायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केटायन। तो ये प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग में किस तरह। अगर रिवर्स है तो फिर B के पास जाएगा इस तरह से। और अगर एक और देख लो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी की इक्वल है तो क्या होगा, तो सेंटर में रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। और जब आप बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा ए प्लस बी, तो क्या होगा, इस तरह से दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन जो अपनी पार्टनरशिप का था, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड का, वो दोनों को एक एक लेके निकल जाएंगे। और जो जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल। तो ये पता होना चाहिए कि इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, किसको केटायन बोलते हैं, किसको एनायन बोलते हैं, किसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्ली ये चलेगा। अगर इक्वल है तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन टेल पोर्शन से निकल रहे हैं और हेड पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। एरो नोटेशन समझ लो, साथ में एरो नोटेशन की थियरी समझ लो। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, जहां से टेल पोर्शन, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और हेड पोर्शन पे जाएंगे। यहाँ भी देखो टेल पोर्शन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हेड पोर्शन पे जा रहे हैं। और एक और बात, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फुल एरो, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हाफ एरो बताना है, ठीक है। और ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, अभी हमने देखा ना p ऑर्बिटल में p s को इस तरह से लिखा था ना, एक इलेक्ट्रॉन था तो इस तरह से, ये देखो हाफ एरो है। ये इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनिक का है, लेकिन यहाँ देखो हाफ एरो दिख रहा है, यहाँ भी हाफ एरो दिख रहा है, वहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हवा में नहीं होता, उसकी पर्टिकुलर एक रीजन होता है, तो इसलिए। और ये एरो नोटेशन पर्टिकुलर सोच के दोनों का इक्वल रखा है, ठीक है। कंप्लीट। अभी हम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस तरह से करेंगे ना, या तो इस तरह से समझो तो ये हो गया फुल एरो, यानी दो इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया फुल एरो, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से एरो नोटेशन क्या आएगा, फुल, हाफ, फुल में दोनों इलेक्ट्रॉन, हाफ में एक इलेक्ट्रॉन। एक और बात, टेल पोर्शन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
रेड पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज, जिसके इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका पॉजिटिव चार्ज। अभी आप सोचोगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो फ्री रेडिकल। अरे भाई ये एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था वही इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ देखो इसने जो शेयर किया था और इसने किया था, ये अपना तो लेके आ रहा है, इसका भी साथ में लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्रॉपर्ली। अभी नेक्स्ट थियरी जो है वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल अटैक ठीक है। देखिए एरो नोटेशन रूल्स लिखो, क्या लिखो, एरो रूल। ऐसी कोई थियरी नहीं होती हो, ऐसे ये एग्जाम में इस यूनिट का नहीं है, ये पूरी बुक का है। बुक पर बाद में पढ़ना, पहले ये तो पता होना चाहिए ना। अभी देखो यूनिट में आगे क्या आएगा, ये आएगा। तो ये देखो यहाँ बॉन्ड किस तरह से ब्रेकिंग और पूरी प्रोसेस हो रही है, किस तरह से न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कहाँ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसमें भी किस तरह से बॉन्ड में चेंजेस आएगा, ये सब है। इसमें आपको क्या पता चलेगा, ठीक है, अगर ये प्रॉपर पता नहीं है कहाँ से कहाँ एरो जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, पहले ये देखो इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल एरो नोटेशन किस तरह से होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल मींस पता है ना, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया। उसके पास कौन रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। देखो फाइल का मींस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का मींस होएगा पूछा, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। फाइल मींस क्या होता है, लविंग, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, लविंग। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रो, यानी जिस के पीछे फाइल लिखा हो और उसके आगे जो नाम लिखा हो, ठीक है, उसके आगे जिसका नाम लिखा हो ना, उसके साथ उसका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसको उसके साइड अट्रैक्शन होता है, उसके साइड लविंग होता है, वो उसको वो अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो फाइल और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल, अगर डबल बॉन्ड चाहिए तो डाइनोफाइल। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे फाइल आते हैं, ठीक है। तो आपको अभी के लिए क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अभी सोचो इस तरह से कुछ उसमें बन रहा है, इस तरह के उसके बीच में कुछ बन रहा है। ये क्या बना है, देखो बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास होगा वही देगा ना, जो पहले से भिखारी है वो डोनेट क्या करेगा, समझे आप, पैसे डोनेट कर सकता है जिसके पास कुछ नहीं हो। उसी तरह से कहने का मतलब है, ठीक है। इसमें से राइट कौन सा है, ठीक है। एक बात याद रखना, ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या है, एरो का मतलब ये बॉन्ड फॉर्म,
देखा था जहां टेल पोर्शन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और हेड पोर्शन तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ टेल पोर्शन से इलेक्ट्रॉन आके हेड पोर्शन पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए भी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत कम है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी कैसे भी करके, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये टेल पोर्शन से इलेक्ट्रॉन लेके हेड पोर्शन यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किस तरह से कर सकता है, यानी किस तरह से आप लिख ही नहीं सकते, ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से बनूंगा। ये राइट वे है इसका राइट वे एरो नोटेशन का, ठीक है। अभी ये देखो एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा कुछ एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH, अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कर रहे हो, वाटर में क्या होगा H+ एंड OH-, ठीक है। क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, और इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन आगे होगी और क्या बनेगा CH3 ठीक है। ये पूरी रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, पहले तो ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक कर रहे हैं, किस पे H+ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी H+ यहाँ लगेगा, यहाँ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इस साइड, ठीक है, किस साइड गए, इसके पास, ठीक है। अभी ये कार्बन को तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्टनरशिप में यहाँ रखा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन अभी देखो ये कार्बन का पहला जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो किसके साथ पार्टनरशिप में था, इस कार्बन के साथ। अभी का जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप में, इस हाइड्रोजन के साथ, बट इस कार्बन को कोई इफेक्ट नहीं होगी, ये तो यहाँ से बॉन्ड खोल के इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, बना लेगा, ठीक है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन ये देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी 1 2 3 और 4th वैलेंसी के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया था अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, साथ में इसका भी जो इलेक्ट्रॉन था वो लेके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अभी देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अभी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और जिसपे वो पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी यहाँ कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अभी देखो रिएक्शन में से H+ चला गया, बचा क्या OH-, ये O नेगेटिव है, क्या है OH नेगेटिव है, यानी इसका बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल। अभी इस तरह से होगा, इस तरह से होगा ना, ठीक है, ये क्या करेगा डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, इस तरह से होगा नहीं, यही तो गलती नहीं करनी, इस वजह से तो थियरी पड़ी। इलेक्ट्रोफाइल कभी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करता, याद रखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी टेल पोर्शन से इलेक्ट्रॉन आके हेड, यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो डोनेट करेगा, तो फिर इस तरह से नहीं लिखना, तो फिर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे क्या करेगा, प्रॉपर्ली अटैक करेगा, और इस तरह से बनेगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी ये उल्टा नहीं करना, ठीक है, इसके पास नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता, और ये क्या कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके पे अटैक कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये इसका बिहेवियर किस तरह से डोनेट कर रहा है, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, H+ को इलेक्ट्रोफाइल कर रहे हैं। सेकंड में अभी जो इसका न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर था
वो कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया और इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं और इसका बिहेवियर ऐसे न्यूक्लियोफाइल हो गया, यानी चेंज होता रहता है। लेकिन कहने की बात यह है ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये प्रॉपर्ली आपको आना चाहिए। गलती से भी प्लस में से क्या नहीं करना, ठीक है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। यानी कोई रिएक्शन लिखी है उसमें से आपको बोला जाए इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कौन है, तो आपको क्या देखना है, कहाँ पे, किस जगह पे क्या हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। एक और बात, दोनों स्टेप में एक ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, दोनों स्टेप में यहाँ देखो याद रखना, आपको रेट डिटरमिनिंग स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कितने टाइम में प्रोडक्ट बनेगी उसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कितने टाइम में प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, आपने प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल को मिक्स किया, रिएक्शन के लिए रख दिया और कितने टाइम में प्रोडक्ट मिलेगी आपको, ठीक है, वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अभी वो डिपेंडिंग पे करेगा, दो स्टेप है ना, ये मैकेनिज्म होगी, ये दो स्टेप है, इसमें से रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा बनेगा या किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो याद रखना जो स्लो स्टेप है उसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनेगा, ठीक है। अभी सोच लो क्या वर्षों पहले की बात है, ठीक है, अमेरिका से आपके लिए ऐसा रिसर्च वर्क के लिए आपको वहां पे बुला रहे हैं, ठीक है, तो नासा में से खत आएगा, इसमें वो खत पूरा आएगा, वो जहाज में आ रहा है, अभी टेलीफोनिक कोई सुविधा नहीं है, वो जहाज में आ रहा है, लेटर यहाँ आया प्रिंसिपल ऑफिस में, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, ये कौन सा फर्स्ट स्टेप, और फिर उसके बाद में से ऑफिस में से प्रिंसिपल सर भूराभाई को बोलते हैं कि इसको बुलाओ और उसको कहो कि उसको अमेरिका बुला रहे हैं। तो सेकंड स्टेप की क्या हुआ कि सबने आपको भूराभाई को बोल के आपको बोला कि आपका रिसर्च वर्क करने के लिए, अभी मन में ऐसा सोच के ऐसे दांत मत निकलो, ठीक है, नहीं मुझे अमेरिका बुलाया, ठीक है, कहने का मतलब ये सेकंड स्टेप है कि आपको बुलाया नीचे से, एक स्टेप अमेरिका से यहाँ तक जहाज में 1 मंथ का टाइम लगा और नीचे से आपको बोलने में 1 मिनट का टाइम लगा, ठीक है, तो फिर कोई आपको पूछेगा कि आपको ये डिटेल पहुंचने में कितना टाइम लगा, अब ये बोलोगे कि 1 मंथ और 1 मिनट लगी, या आपको ये बोलोगे ना 1 मंथ, यानी जो लॉन्ग टाइम ले रहा है, ठीक है, उस स्टेप में क्या होगा, तो अभी ये न्यूज आप तक पहुंचने में 2 स्टेप में से डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सी जो स्टेप है उस पे ये आपको माहिती तो किस पे डिपेंड करेगा, खत पर यहाँ से वहां से यहाँ तक पहुंचने में, यानी जो लॉन्ग ड्यूरेशन जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उसको उस पर डिपेंड करेगा कि आपको माहिती कब तक पहुंचेगी। अगर आपको टाइम कम करना है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो टाइम आपको प्रोडक्ट मिलने में लग रहा है ज्यादा, उसको अगर कम करना है तो फिर आपको पहले तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप फाइंड करना है, यानी ये माहिती आपको मंथ के बदले अगर आपको 15 दिन में चाहिए तो आपको कौन सा स्टेप में स्पीड करनी पड़ेगी, ये नीचे से अगर 1 मिनट के बाद अलावा अगर पूरा दौड़ते हुए स्पीड में आएंगे तो 30 सेकंड में आपको न्यूज मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो 1 मंथ और 30 सेकंड होगी, यानी आप सेकंड स्टेप में कितनी भी स्पीड करो उससे आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कम नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्लो स्टेप है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाज के बदले प्लेन से मंगाओ, वो 1 दिन में यहाँ जाएगा, ठीक है, और फिर तो आपको 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा, तो फिर वो 1 दिन वाली प्रोसेस होगी। तो आपने क्या किया, उसी तरह इंडस्ट्री में या कहीं भी आप जाओ तो इसी तरह के क्वेश्चन वगैरह आपको यही सोचना है, पहले रेट डिटरमिनिंग स्टेप फाइंड करो और उसमें ऐसा कुछ ऐड कर दो कैटालिसिस या जो भी हो कि ये जो टाइम है, यानी फर्स्ट पॉइंट से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए, ये बीच का जो होता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो इसको इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए ये जो टाइम लग रहा है, ठीक है, ये जो टाइम लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे, A1, इसको बोलोगे A2, ठीक है, A1 A2, और ये क्या है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनेगा। क्यों, अब एक और बात याद रखना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप अगर आपको फाइंड करना है ना, तो जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना वो स्लो स्टेप होगा,
ठीक है। और जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा ना वो फास्ट स्टेप होगा। ये कौन सा स्टेप है? ये स्लो है। और ये कौन सा है? हाँ क्यू। अभी समझाता हूँ। स्लो क्यू है। यहाँ तो एक देखो, ये पहले तो स्टेबल कंपाउंड है। अभी क्या कर रहे हो आप? इसको हीट और ये सब इलेक्ट्रोफाइल वाटर सब डाल के इसको बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हो। बॉन्ड ब्रेक के बाद ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए, ठीक है। वो ठीक से घर में नहीं रहता, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर जोर जोर से चिल्ला रहा है, यानी स्टेबल नहीं। तो इसमें से ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसके बाद जो मिल रहा है, अगर इसके से ज्यादा वो स्टेबल अगर हो रहा है ना, तो फिर ये फास्ट स्टेप होगा। यानी कोई भी चीज है वो क्या करने की ट्राई करेगी, क्या करने की ट्राई करेगी कि वो किस तरह से फास्टली स्टेबल हो, ठीक है। अभी इसमें भी देख लेंगे आगे, जब रिएक्शन में आप पढ़ोगे तो किस तरह से ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, ये पूरा इसके बेस ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मोर स्टेबल स्ट्रक्चर किस तरह से मिलेगा ये ट्राई करेगा, ठीक है। और ये ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? ये मोर स्टेबल तो नहीं मिल रहा है, यानी ये स्लोली होगा कन्वर्ट। यहाँ देखो ये कार्बोकेटाइन बना, अब इस इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, और ये OH क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दे और स्टेबल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, अगर इसमें से ये कन्वर्ट, OH तो भी नहीं है, इसमें से ये बना इलेक्ट्रोफाइल। और OH कहीं दूर से ऐसे चुपके जा रहा होता ना, अगर कहीं से दूर ऐसे क्रॉस में ऐसे देख के तो चुपके कहीं से जा रहा होता ना, तो ये इसको देख लगे ना, फटाक से इसको क्या कर लेगा? उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी फास्ट स्टेप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल हो गया, ये स्टेबल कंपाउंड है। तो ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो है। और इस प्रोडक्ट में से अल्कीन में से अल्कोहल बनाना है आपको, अल्कीन में से अल्कोहल बनाना है, तो ये मान लो 3 घंटे का टाइम लग रहा है। कितने? 3 घंटे का। तो ये 1 ही मिनट का काम है, ठीक है। ये कितने मिनट का काम है? 1 ही मिनट का काम है, जबकि ये 2 पॉइंट कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 2 घंटे और 59, ठीक है। कितना क्या लगेगा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। यानी 1 मिनट में तो वो बन जाएगा, यानी पूरा जो स्टेप है वो इस पे डिपेंड करेगा। इस वजह से स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और बात, अगर आपको 3 घंटे में नहीं 1 ही घंटे में ये चाहिए, तो यहाँ कुछ भी चेंजेस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ ऐसा ऐड कर दो कि ये 2 मिनट में बॉन्ड ब्रेक होके ये बना ले, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। टाइम और सब कुछ कि 2 घंटे 3 घंटे इस तरह, तो ये स्टेप को आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ठीक है। ये अच्छे से लिख लेना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो गया, किस तरह से फास्ट स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप कौन सा है, वो आपको क्या होगा? पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पढ़ने से ज्यादा अगर हम केमिस्ट्री का बेसिक पढ़े ना, तो आप केमिस्ट्री में इतने खो जाओगे, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा तो इतने बन गए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा रिएजेंट है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CH3 2 फिर CHO आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये CH एंड O, ठीक है। ये कितने टाइम आएगा? पूरा 3 टाइम, और एक एल्यूमिनियम, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आइसो ग्रुप है, ये सब मैंने आपको बोल दिया। इस तरह का व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा, पाउडर टाइप, और वो उसका 3D स्ट्रक्चर है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, उसके बारे में लिखा है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इस तरह से उसके फॉर्मूला है वो लिखे हुए। इट इज यूज्ड एज ए, कहां यूज होता है? इट इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट एंड इंटरमीडिएट इन डिफरेंट रिएक्शन। जैसे कैटालिस्ट भी ये यूज होता है, और कई सारी रिएक्शन में से इंटरमीडिएट भी ये जनरेट होता है। दे बिलोंग्स टू एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड ग्रुप। अल्को यानी अल्काइल ग्रुप और ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर उसके पास क्या है? एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड ग्रुप है, वो तो हमें पता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है और ये अल्काइल और ये ऑक्साइड ग्रुप है, यानी एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड ग्रुप है। उसके बाद वाइडली यूज्ड एज ए
ये किसमें वाइडली यूज किसमें होता है? तो सिलेक्टिव रिडक्शन करना है आपको। क्या करना है? सिलेक्टिव रिडक्शन मींस पता है, अगर दो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से ग्रुप है और आपको इस तरह का कुछ चाहिए, पहले तो देखो ये डबल बॉन्ड का OH कर दिया, इट मींस यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और उसके अंदर किसका यूज होता है? ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसका अनदर नेम है AIP। ठीक है, AIP याद रखना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं? जब भी रिएक्शन में आपके पास दो साइड है, क्या है? दो साइड है और उसमें पर्टिकुलर एक ही साइड का रिडक्शन यानी सिलेक्टिव हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रिडक्शन। तो ये लिखा है वाइडली यूज्ड एज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करते हैं उस सब को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसको ऑक्सीडेशन एजेंट बोलते हैं। वाइडली यूज्ड एज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो इस तरह से मैं सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन और ये इसको ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बोल दूं, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसको इस तरह से लिखा हुआ होता है, इसको इस तरह से लिखा हुआ होता है, इसको कीटोन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, एक के पास हाइड्रोजन है, एक के पास R ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है उसका सिलेक्टिव रिडक्शन करने के लिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यानी AIP का यूज होता है। ठीक है, फिर लिखा है इट इज एन अनएक्सपेंसिव एंड आल्सो इजी टू हैंडल अमंग द अदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, यानी ये तो तीन आइसोप्रोपोक्साइड वाला ग्रुप हो गया ना। आइसोप्रोपोक्साइड के अलावा अगर डिफरेंट कई सारे ग्रुप एल्यूमिनियम के आसपास, ठीक है, मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है और उसके सराउंडिंग डिफरेंट क्या आ जाएंगे? लिगेंड आ जाएंगे। और अलग-अलग कार्बोनिल भी अगर प्रेजेंट है तो वो भी एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड के क्लासेस में ही आएंगे, सारे एक ही क्लास में। लेकिन एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड का एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये एक ऐसा है कि जो अनएक्सपेंसिव यानी ज्यादा इसकी प्राइस नहीं रहेगी और इजीली आप उसको हैंडल कर पाओगे। हैंडल यानी उसको आप पकड़ के चलाना नहीं है, ऐसे दो हाथ पकड़ के चलो अभी रिएक्शन करो। ठीक है, हैंडल यानी रिएक्शन में आप इजीली उसको, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, ज्यादा प्रिकॉशन या इतना बहुत ज्यादा नहीं लेना पड़ता, या अमुक टेम्परेचर, पूरी कंडीशन ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली ये वर्क करता है यानी इजी हैंडल। ये तो सारी प्रोसेस में जितना आपको इजीली वर्क करना हो रहा है तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हैंडल, इजी टू हैंडल। उस तरह से यानी एक्सपेंसिव नहीं है ज्यादा और क्या नहीं है? इजी हैंडल करना है उसको। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हो गया। और वर्क क्या करता है? किस तरह से वर्क करते हैं? सिलेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है? सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इतना देखा हमने। और ऐसे कैटालिस्ट तरीके इसका क्या होगा? यूज होता है। अल्टरनेटिव नेम उसके डिफरेंट दूसरे क्या नेम है? तो फिर क्या है? ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम। ठीक है, पहले तो आप उसका स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो वही आपको पता चलेगा। देखो चलो स्ट्रक्चर आ गया। अल्टरनेटिव नेम क्या है इसके? देखो ट्राई आइसो, ये देखो ये 1 2 और ये 3 ट्राई हुआ, फिर ये आइसो ग्रुप हुआ और
कौन सा है, मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपोक्सी ग्रुप है ना, तो इस वजह से ट्राई आइसोप्रोपोक्सी, और बीच में क्या है, एल्यूमिनियम, यानी ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम। प्रोपोक्सी ग्रुप है वो ट्राई है, यानी ट्राई, और वो भी आइसो ग्रुप में है, ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम, या तो एल्यूमिनियम ट्राई प्रोपोक्साइड। ठीक है, एक नाम रहा ये ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम हुआ। फिर क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेनोलेट। ठीक है, पहले एल्यूमिनियम दिया है, फिर आइसोप्रोपेनोलेट। ठीक है, इस तरह से नाम दिया गया है। और एक और नाम दिया 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, अगर यहाँ से देखो 1 2 एंड 3, तो 2 पर क्या है, ऑल ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, तो 1 2 3 यानी 2 मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनॉल, ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना रहा है, बोन यानी सोल्ट टाइप बना रहा है, यानी 2। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल एल्यूमिनियम सोल्ट, यानी ऐसे 3 ग्रुप 2 प्रोपेनॉल के होंगे। और एक तो जो मैंने नाम आपको बोला है वही एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इस तरह से ये इसके अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, यानी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन AIP। एक्सप्लेन में क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है कि उसका यूज किस तरह से होता है। तो यूज में आप एज अ कैटालिस्ट और सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ आल्डिहाइड कीटोन ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया। एंड एक और बात एक्स्ट्रा में उसका लिख सकते हैं कि ये अनएक्सपेंसिव एंड इजी टू हैंडल इट। ठीक है, कंपेयर टू अदर अल्कोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड, दूसरे एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड से इसको हैंडल करना इजी है। फिर अल्टरनेटिव नेम में आप लिख सकते हो ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोलेट, उसके बाद 2 प्रोपेनॉल एल्यूमिनियम सोल्ट, और AIP एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये इतना लिख सकते हो। आगे क्या लिखना है, यानी एक्सप्लेन AIP, एक्सप्लेन 2 प्रोपेनॉल एल्यूमिनियम सोल्ट, एक्सप्लेन ट्राई आइसोप्रोपोक्सी एल्यूमिनियम, कुछ भी कहे थ्योरी एक ही आएगी। इस वजह से मैंने अल्टरनेटिव नाम उस पे ऐड किया है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो फिर आप आगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है कि किस तरह से, फर्स्ट तो आपको लिख देना है कि उसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। वही स्ट्रक्चर के बारे में आपको इस तरह से नहीं कि जिस तरह से मैंने लिखा है। ठीक है, आपको जिस तरह से एक्सप्लेन करना हो कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर 3 आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, फिर वो एल्यूमिनियम इज इन सेंटर। ठीक है, और सराउंडिंग जो लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल, एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रल के शेप में रहेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम सेंटर में रहेगा, और सराउंडिंग जो O आइसोप्रोपोक्सी प्रोपाइल, ठीक है, जो 3 ग्रुप है वो इसमें टेट्राहेड्रल में, एल्यूमिनियम के टेट्राहेड्रल शेप में रहने की ट्राई करेंगे। तो ये मुझे उसकी स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा मोर सोल्यूबल इन बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, ये अच्छे से सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, सोल्यूबल कम होता है। ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक जो रिएजेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे अल्कोहल में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है। मोर सोल्यूबल इन बेंजीन एंड लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल। कलर कौन सा है वो तो हमने स्टार्ट में देखा, व्हाइट सॉलिड है। क्या है, व्हाइट सॉलिड कंपाउंड है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट लिखा है 140 सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट लिखा है 128। ठीक है, इन डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन का मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज है उसको, यानी मान लो कि कोई हमारी बॉडी है या कुछ भी है, वो क्या होगा, एक टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। यानी आफ्टर डेथ हमारी बॉडी क्या होगा, डिफरेंट पार्ट में, और उसका विघटन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन से क्या होता है, स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, यानी वाटर, अमोनिया, उनमें से छोटे छोटे पार्ट जो है वो अलग होकर डिकम्पोज होकर ऐसा छोटे छोटे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका डिकम्पोजिशन वाटर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हैंडलिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस। आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, या तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें जनरली क्या आएगा, हैंडल प्रिकॉशन सब में कि ये फायरेबल है या नहीं है। ठीक है, ये अगर आपके बॉडी पे अगर टच होगा तो वो आपको खुजली और सब होती है, तो ऐसा होता है या नहीं होता है, उसको इरिटेंट बोलते हैं। तो ये देखो अनइरिटेंट, यानी इसका टच होने से बॉडी में ये होता है। फिर ये क्या लिखा है, यूज्ड इन अ
फ्यूम हुड, बरोबर, उसको फ्यूम हुड में इस तरह से रखते हैं। फिर देखो मॉइस्चर सेंसिटिव यानी भेज एटमॉस्फेयर में है, जैसे AlCl3 है, आप प्रैक्टिकल लैब में देखते हो AlCl3 का जो डब्बा होता है, जो आप AlCl न्यूट्रल AlCl3 की टेस्ट करने टाइम पे यूज करते हो, जो सॉलिड फॉर्म होता है, अगर उसका ढक्कन आपने ओपन रख दिया तो फिर उसमें लिक्विड टाइप पूरा क्या होगा, गलने लगेगा पूरा, ठीक है। उसी तरह से यूरिया ले लो, वो भी गलने लगेगा, उसको आपको क्या करना पड़ता है, अच्छे से पैक करना पड़ता है, जो आप कभी प्रैक्टिकल में लैब में नहीं करते, जैसे खुला छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। तो ये भी मॉइस्चर सेंसिटिव है, तो क्या करेगा, अगर आप ओपन रखोगे तो मॉइस्चर में से जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करके डिकम्पोजिशन होने की ट्राई करेगा, इस वजह से मॉइस्चर सेंसिटिव है। फर्स्ट क्या है, द ड्राई सॉलिड इज कोरोसिव, बराबर, ठीक है, क्या है, कोरोसिव है प्रॉपर्ली, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राई रखना पड़ेगा। तो ये इसकी हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन, देखो किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को, वो देखना है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को आप AlCl3 के साथ आप आइसो क्या करते हो, उसका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है, आइसोप्रोपाइल यानी सेकेंडरी अल्कोहल या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसकी एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो, यानी जो लुईस एसिड है, या तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्सी अल्कोहल है, यानी सेकेंडरी जो अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अगर आप एल्यूमिनियम मेटल के साथ करवाते हो, ठीक है, तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो दोनों प्रिपरेशन यहाँ दी है। अगर एल्यूमिनियम मेटल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एल्यूमिनियम मेटल और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी AlCl3 या तो मेटल ले लो, एल्यूमिनियम, जब आप 6 मोल इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर 6 नहीं यहाँ लेते, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम एक ही रखते हो तो यहाँ 3 आएंगे, तो 3 आएंगे तो यहाँ 1/3 करके आपको 2 करके H2 लिखना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ 6 ले लो, यहाँ 2 ले लो, तो प्रॉपर्ली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो जनरली क्या होगा, OH है ना इसका जो, ये क्लोरीन है, ठीक है, AlCl3 हो गया, उसके पास 3 मोल क्या आएगा, 3 मोल आएगा, तो इस तरह का कुछ आएगा, CH3 इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ क्या होगा, OH, ये हो गया, ये क्या हो गया, आइसो, ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे 3 मोल चाहिए आपको। आप अपने एग्जाम में भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो कोई भी मार्क कट नहीं करेगा, आपको पूरे के सारे मार्क दे देंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 मोल, यहाँ गलत हो गया, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल, इसको रिलीव कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, रिलीव कर दो, तो फिर 3 मोल क्या रिमूव होंगे, -3 मोल HCl, ठीक है, HCl। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट कर दो सारे, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हो जाएगा। देखो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन और ये आइसो ग्रुप, तीनों के तीनों, तो इसी तरह से है। और उसमें एल्यूमिनियम बीच में रहेगा, ठीक है, और आइसो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रॉपर्ली साइड में रहेंगे। इस तरह से हाइड्रोजन उसमें क्या होंगे, रिलीव होंगे। 2 एल्यूमिनियम है तो 2 मोल उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है
इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। ये अच्छे से लिख लो, इस तरह से जो HCl है वो रिमूव होते हैं, ठीक है। देखो अभी इसके बाद जो है सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए प्रिपरेशन तक रखो, ठीक है। तो प्रॉपरली जो बेसिक है ना केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो एक बार अच्छे से अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो फिर वो आपकी FY की बुक लेके इस तरह से बॉन्ड नोटेशन यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें जो जनरल ऑर्गेनिक सब कुछ लिखा है, नोटेशन किस तरह से, बॉन्ड ब्रेकिंग किसे कहते हैं, कार्बोकेटाइन एनाइन यानी इंटरमीडिएट जो भी सारे हैं तो वो किस तरह से सारे इंटरमीडिएट है वो क्या है वो प्रॉपरली आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। बस तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सबको ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है, आया होगा। अभी अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण।